रिकॉर्डिंग ऑन कर लो फिर आपको बताता हूँ। आपने जब भी लैपटॉप खरीदना है, मैं मतलब यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ में और आपको टाइप भी कर दूंगा। सर वैसे मैं जो यूज कर रहा हूँ वो लेनोवो का यूज कर रहा हूँ V110। 15 इंच स्क्रीन में है सर। अच्छा, और आपने आपके पास एक उसका चीज डेटा भी नोटिस है। करनी है। जब हम काम कर रहे होते हैं ना लैपटॉप्स वगैरह पे, तो जो थिंक पैड है इसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, वैरायटीज हैं इसके अंदर। ठीक है। आपके पास जो है ना, एक थिंक पैड की जो सीरीज है, नॉर्मल सीरीज है आपके पास आती लेनोवो के अंदर। मैं लेनोवो का बता सकता हूँ, ज्यादा अच्छा बता सकता हूँ क्योंकि मैं इसको यूज करता हूँ। घर में भी यूज करता हूँ, ऑफिस में भी मैं यही यूज करता हूँ। इसके अलावा आपके पास जो है ना आइडिया पैड की सीरीज भी आती है। ठीक है, ये दो मेन सीरीज आती हैं। इनके अंदर जो आपको ज्यादातर जो चीजें मिलेंगी, लेनोवो की आइडिया पैड का भी मैं इतना नहीं बता सकता, मैं इनका जो है ना आपको बता देता हूँ। थिंक पैड का एक आपको मिलेगी टी सीरीज मिलेगी, दूसरा जो है वो आपको मिलेगी एल सीरीज मिलेगी, और एक आपको एक्स सीरीज मिलेगी। ये तीन बड़ी सीरीज हैं। इसके अलावा पहले एक होती थी पुराने कंप्यूटर में मिलेगी आपको, एक डब्ल्यू सीरीज भी मिलेगी। ये जो है अब चेंज होके पी सीरीज हो चुकी है। ये मेरे पास तकरीबन ये सारी सीरीज मौजूद है क्योंकि मैंने इन सब को इस्तेमाल किया हुआ है। तो इनमें से आपको अच्छा, ये जो होती है ना, इनके अंदर आपको अगर तो मैं यहां से बता देता हूँ। आपने कोशिश करनी है जब आप टी सीरीज लें ना, तो इसके अंदर आपका जो कंप्यूटर है वो ग्रेटर देन 450 की जो सीरीज है उससे ऊपर हो। यानी T450, T460, इनके साथ अगर एस लगा हो ना, इस तरह। ये रिकॉर्डिंग हो रही है वैसे इस चीज की, आपको इसका बाद में भी सहूलत हो जाएगी। एस का मतलब ये है कि ये स्मार्ट है, तो ये लाइट वेट होंगे। अगर बगैर एस के होंगे तो ये लाइट वेट नहीं होंगे। मतलब लाइट वेट से मुराद ये है कि 1.25 किलो का होगा एस सीरीज वाला जो होगा, और जो नॉर्मल होगा वो उसके साथ 1.25-2 किलो का। मुझे एग्जैक्ट इसका तो उसकी स्पेसिफिकेशन याद नहीं है, लेकिन जो एस सीरीज के होते हैं ये तकरीबन 1.25 किलो 1.3 किलो के करीब होता है इनका वेट। तो वेट का ज्यादा फर्क आता है इसके अंदर। आपको इसके अंदर भी एस मिल जाएगा, इसके अंदर भी जो है आपको एस जो है वो मिल जाएगा। इसी तरह फिर 470, 480 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और उसके बाद जो है वो फिर एक जो आगे सीरीज आई है वो टी की जो है वो आई है 1.4 सीरीज भी आ जाती है एंड सो ऑन। पुरानी सीरीज जो है वो आगे चलती जाएंगी, आगे नई नई चली जाएंगी। ये तो यार आपको पाकिस्तान में यूज नहीं मिलेंगी, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये वाली सीरीज मिलेंगी। कोशिश करें T450 से कम वाला ना लें। जैसे कि T440 सीरीज है, इसका जो कीबोर्ड है वो तो ठीक है, लेकिन इसका जो माउस पैड है वो बहुत खराब है, तो नॉट गुड। तो आपने कोशिश करनी है कि आप T440 सीरीज जो है वो इसको अवॉइड करें। कोशिश करें T50, T460 इनमें से कोई भी ले लें। एस में मिल जाए फिर भी ठीक है, उसके बगैर भी मिल जाए तो ठीक है। इसी तरह ये सेम जो है इसके अंदर भी आपको मिलेंगी। ठीक है, ये आप एल सीरीज ले लें, 440 वाली ले लें, 440 नहीं, 450 वाली ले लें, 460 वाली ले लें। इसके अलावा एक और सीरीज एजुकेशनल में जो ज्यादा स्टूडेंट यूज करते हैं उसको हम ई सीरीज बोलते हैं। ये भी एक होती है, आप इसको अगर ये मिलती है तो ये भी आप ले सकते हैं। इतना ज्यादा आपको प्राइस में जो है फर्क नजर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा चीज आपने ये ज़हन में रखनी है, ये वाली जितने भी आपको मिलेंगे ना 4 वाली सीरीज के, ये 14 इंच वाले होंगे। ठीक है, इसी तरह आपको इसको जो टी वाली सीरीज जो है ना, ये आपको मिलेगी। अब हम आज कंप्यूटर वाली साइड पे ज्यादा चले गए हैं। तो जो है आपको 50 सीरीज 550 भी मिलेगी एंड सो ऑन। ये 15 इंच में मिलेंगी आपको। सर ये बात सर ठीक है सर, आप ये गाइड कर रहे हैं हमें कि सर जब तक मशीन टूल नहीं आएगा तब तक कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जी, मुझे समझ नहीं लगी क्या क्वेश्चन, क्या आपका क्या चीज नहीं आएगी जब तक आप सर मैं कह रहा हूँ सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक एक चीज नहीं आएगी हमारे पास प्रॉपर तो हमें पता कैसे चलेगा। अच्छी बात है सर, ये जो आप बात गाइड कर रहे हैं ये ज्यादा बेहतर है। प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स में आपने या बाकी स्टूडेंट्स ने अगर कंप्यूटर परचेज करने जाना, मार्केट में चले गए हैं और आपको नहीं पता कि कौन से वाला आपने लेना है, तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम देन। तो इस वजह से ये मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब और तो कोई रीज़न नहीं है इसको बताने की कि आप में से अगर कोई स्टूडेंट अभी क्वेश्चन करता है या लैपटॉप लेने जा रहा है, तो इनमें से आप कोशिश करें ये वाली सीरीज़ ले लें, टी सीरीज़ ले लें,
और एल सीरीज ले लें, लेकिन 450 से ऊपर वाले आपने नंबर लेने हैं। अगर एक्स सीरीज में जा रहे हैं तो ये नॉर्मली 12.5 इंच में मिलेगी आपको, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कौन सी वाले आप एक्स सीरीज में आ रहा है, X1 आ रहा है, कार्बन में आ रहा है। लेकिन नॉर्मली जो होता है, जैसे अभी हमने OLX पे भी देखा है, वो 270 एक्स सीरीज, सॉरी X270 आपने देखा है, X250 भी मिलेगा एंड X260 भी मिलेगा। तो इनमें से आप कोई भी जो है ना वो ले सकते हैं। ये तकरीबन आपको सारी जितनी भी होंगे ना 2526 वाले, ये 30 से 50 हज़ार पाकिस्तानी रुपीस जो है उनकी रेंज में मिल जाएंगे। ये वाली जो कंप्यूटर है ना, ये वर्क स्टेशन हैं, ये आपको जरा महंगे मिलेंगे। तो अगर किसी का इतना मेरे बजट पास है तो वो ले सकता है। W520 है सर मेरे पास। हाँ जी, W520 जो है, ये जो है आपके पास सेकंड जनरेशन वाले हैं। ये 2012 का मॉडल है, और ये ठीक है, आपका काम चलेगा। हो सकता है आपके पास 16 GB रैम हो ऑलरेडी इसके अंदर, नहीं तो 8 GB तो कम से कम होगी। 8 GB है सर जी, 8 GB में लिया था। जी जी, ये काफ़ी पुराने कंप्यूटर हैं, ये 2012-13 में आए थे। तो ये मजबूत हैं, ये मतलब इसको हम कहते हैं पत्थर की तरह मजबूत कंप्यूटर हैं ये नहीं कहीं जाते। सर ये बैटरी नहीं निकालता, इतनी बैटरी टाइमिंग कम है इसकी, बस बाकी ठीक है। बैटरी का मसला होगा, दूसरा आपको जो है ना इसकी जो चार्जिंग होगी वो बहुत हैवी होगी। हाँ जी सर जी, काफी हैवी चार्जर है इसका। जी जी, वो मेरे ख्याल में 170 वाट का चार्जर उसके साथ लगा हुआ है, तो इस वजह से वो बहुत हैवी है। इसके मुकाबले में आप हाँ अगर जी। एक्स एक्स सीरीज का लेंगे, तो ये आपको मेरे ख्याल में 30 वाट के करीब का जो है ना चार्जर मिलेगा, बड़ा लाइट वेट, जैसे मोबाइल का चार्जर होता है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा चार्जर मिलता है। तो ये सारी चीजें आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है, आपको क्या ज्यादा बेटर लगता है। मेरी रिकमेंडेशन 29 ये को होगी कि जी। आप 19। इसको देख लें, ये टी सीरीज मिले, पहली कोशिश करें ये मिल जाए आपको। नहीं मिलता तो आप एक्स सीरीज को भी ले सकते हैं। मैं आपको जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ वो इस सीरीज के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, 270 के ऊपर। मेरे पास जो है पी सीरीज का P1 भी है, उसके ऊपर मैं आपको कुछ सिमुलेशंस वगैरह दिखाऊंगा अपनी। लेकिन अभी जो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये लाइट वेट है मेरे लिए, इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना कंप्यूटर को आसान है। 1 किलो 1.25 किलो का ये कंप्यूटर है, तो मैं कहीं पे भी बैठ के फिर लेक्चर दे सकता हूँ। पी सीरीज वाले कंप्यूटर जरा हैवी होते हैं डब्ल्यू सीरीज के, तो फिर वो उनको कैरी करना भी जरा मसला होता है। तो ये है। और एक चीज आपने जो और जेन में रखनी है वो ये रखनी है कि आपने FHD जो है ना, फुल HD, वो HD वो लेना है आपने 1920 बाय 10, जो है ना 80 पिक्सल का जो है ना आपका, जो है ना उसकी रेजोल्यूशन होनी चाहिए। इससे कम वाला जो है आप कोशिश कीजिएगा ना लीजिएगा। उसकी वजह से हो सकता है आपको रेट ज़रा कम मिल रहा हो, लेकिन आप फर्ज करें फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का काम आ गया या कुछ भी आ गया, तो ग्राफ वगैरह बनाने हैं, तो फिर वो रेजोल्यूशन इतनी ज़्यादा होती नहीं है। HD की जो रेजोल्यूशन है 1300 वाली, वो बड़ी लो है। तो आपने ये जेन में रखनी है। इनमें से कोई भी ले लें आपको जो है ये मिल जाएंगे। जैसे कि ये है, अब इसका मसला ये है कि ये रेजोल्यूशन को इतनी ज़्यादा इसकी इतनी अच्छी है नहीं। ये देखिए 1366 बाय 768 पिक्सल है, तो ये थोड़ी है। तो इसको थोड़ा सा OLX को देख लें। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान में आपको OLX पे जो है ना वो ज़्यादा अच्छी जो है ना डील्स वगैरह अगर को मिलती हैं, लाहौर में मिलती है तो ले लें, या जो भी आपका नेटिव शहर है जहाँ पे भी आप बैठे हैं, तकरीबन सारी जगहों पे मिल जाएगी। छोटे शहरों में ज़रा थोड़े से महंगे मिलेंगे आपको कंप्यूटर, लेकिन ये जो है वो आपको मिल जाएंगे। ये देखें ना, आपको ये वाला कंप्यूटर भी ठीक है 12 GB रैम के साथ। तो इनमें से कोई भी आप देख लें, 450, मेरे ख्याल इससे कम वाले आ ही नहीं रहे। ये ज़रा थोड़ा सा लो एंड पे है, इससे भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि ये ऊपर वाले जो है इनको इनको देख ले, टी सीरीज को। तो चलें ठीक है जी, आज के लिए ये जो है ना हमारा कंप्यूटर वाला जो सेशन है ये इसके ऊपर ही है। आप बेशक ग्रुप के अंदर पोस्ट कर लीजिएगा फेसबुक के ऊपर परचेज करने से पहले कि सर ये ठीक है कि नहीं ठीक है, तो मैं आपको जो है उसके ऊपर बता दूंगा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो गया, आज की डिटेल्स होगी। मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे ये मैंने ना इसके अंदर ना चैट के अंदर पेस्ट कर दिए हैं, आप लोगों को जो नज़र आ रहे होंगे कि मैंने लिखा क्या क्या है इसके ऊपर। अच्छा जी तो अभी हम जाते हैं दोबारा जो है अपने गिटहब पे ऊपर अपने फोल्डर के ऊपर जाते हैं जहाँ पे हमारे नोट्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे ऊपर जाके फोल्डर के ऊपर आप लिखेंगे, टाइप करेंगे CMD, तो यहाँ पे जो है ना आपका ये कमांड लाइन इस फोल्डर के अंदर जो है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते थे, VNV में जाके दोबारा जो अपनी इन्वायरमेंट है उसको अनेबल कर लेंगे, एक्टिवेट किया। और जैसे ये मैंने यहाँ पे ये वाला स्क्रिप्ट लिखा, ये आप लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस की होगी इसकी।
और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है जुपिटर लैब और एंटर करना है। ये जो है अब आपके पास जो है ना जुपिटर लैब ओपन हो जाएंगे, जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है ये उसके अंदर ओपन होंगे। अच्छा, लास्ट टाइम जो है वो हमने कुछ चीज़ें की थी कि हमने लूप्स वगैरह को भी देखा था। सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि आपने जुपिटर लैब को यूज़ कैसे करना है। दूसरा हमने ये देखा था कि अगर आपको इसके अंदर हेल्प लेनी पड़े या कुछ काम करना हो, ये हमने हर एंड पे किया था, लेकिन साथ में मैंने ये भी लिख दी थी सारी चीज़ें आपको। बेसिक कैलकुलेशन के तौर पे आपने इसको कैसे यूज़ करना है ये भी हम कर चुके हैं। और इसके अलावा दो लिस्ट को आपने कंबाइन कैसे करना है ये किया है, फॉर लूप को किया है, और लॉजिकल चेक्स वगैरह जो हैं ये हमने किए थे, और डिक्शनरीज भी की हैं। इसके अलावा एफ स्ट्रिंग्स को हम डिटेल में देख चुके थे। अच्छा मैं यहाँ पे आज का जो लेक्चर है इसको सेपरेटली लिखता हूँ। अच्छा तो कुछ मैं जो है वो पिछली एक दो चीज़ें जो है वो रिपीट करता हूँ, फिर हम आज का जो सेशन है जो आज की चीज़ कंटेंट है उसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको एज ए कैलकुलेटर के तौर पे देख लिया था, ये लास्ट टाइम हमने की थी चीज़ें। उसके बाद हमने ये देखा था कि आप कोई भी फार्मूले वगैरह जो होते हैं उनको आप इसके अंदर जो है वो लगा सकते हैं, कोई भी मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। और या प्लस का, या आपने कोई भी चीज़ लगानी हो आप इसको ब्रैकेट्स के अंदर करके इसकी जो प्रेसिडेंस है वो आप जो है ना दे सकते हैं। कोई भी आपका फार्मूला आप उसको लगाएंगे उसका जो आपको रिजल्ट नीचे जो है नज़र आ जाएगा। ये इनपुट सेल है आपका, ये आपका आउटपुट सेल है। इनपुट आर यहाँ पे आपने इनपुट दिया, यहाँ पे आपके पास जो है आउटपुट आ जाएगी। और ये वाला जो बटन है प्ले का, इस प्ले वाले बटन से भी आप इसको रन कर सकते हैं अपने सेल के कंटेंट को, या आप जो है शिफ्ट एंटर का बटन दबाएंगे तो उससे भी हो जाएगा। वैसे आप अगर रन पे भी जाएंगे तो रन सिलेक्टेड सेल के अंदर भी क्लिक करेंगे तो ये वाले सिलेक्टेड सेल को जो है वो रन कर देगा। इसके बाद अगर आप एक्स करते हैं इसको तो वो उसको कट कर लेगा, सी करेंगे तो कॉपी कर लेगा, डी करेंगे तो डिलीट कर देगा। ये उसके शॉर्टकट्स हैं। आप चाहें तो आप इधर जाके इसको डिलीट के बटन पे क्लिक करें तो वो वाला हिस्सा जो है उसका सेल जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये तो थी इसकी जो ना बुनियादी चीज़ें जो हमने की थी। इसके बाद हमने कुछ किए थी चीज़ें, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तकरीबन आप दिन में या जब भी आप पाइथन के साथ काम कर रहे होंगे आप ऑलमोस्ट ऑल द डे, होल डे लॉन्ग आप ये चीज़ जो यूज़ करते हैं सॉरी, इसका मैंने आपको बताया था एफ स्ट्रिंग्स का, ये जो लास्ट चीज़ आपको बताई थी ना ये वाली, इसके बारे में हम इनको तकरीबन ऑलमोस्ट हर रोज जो है वो यूज कर रहे होते हैं। क्योंकि आपने जब भी किसी यूजर से कोई इनपुट लेनी है या आउटपुट देनी है, कोई भी काम करना है, तो आपने जो रिजल्ट्स हैं वो शो करने हैं। जब आपने रिजल्ट शो करने हैं तो उसका मतलब है कि स्ट्रिंग आप आउटपुट करेंगे। कोई भी चीज जो आप आउटपुट करेंगे यूजर को दिखाना चाहेंगे वो आपकी किस फॉर्मेट में आएगी, स्ट्रिंग्स की फॉर्मेट में आएगी। चाहे वो नंबर हो, जब हम उसको डिस्प्ले करते हैं तो वो एज ए स्ट्रिंग हम उसको डिस्प्ले करते हैं। तो स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए हम जो है वो एफ स्ट्रिंग्स को यूज करते हैं, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम जो है वो बड़ी डिटेल में इसको जो है वो देखा था। मैं जस्ट आपको सिंपल जो है वो एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपने इसको कैसे करना कैसे है। इसके लिए आप फर्ज करें, अच्छा, पाइथन में आपने कोई भी चीज प्रिंट करनी हो तो आप उसको प्रिंट की कमांड देते हैं कि भाई इसको मेरे लिए प्रिंट कर दो, वेलकम टू द कोर्स, ठीक है। आप नॉर्मली ऐसे करते हैं कि आप उसको प्रिंट करते हैं, शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये देखें आपके पास ये स्ट्रिंग जो है ये प्रिंट हो गई है। लेकिन इसी को प्रिंट करने का एक तरीका ये भी है कि आप
इसके साथ जो है चाहे तो कोई और भी जो चीज़ है उसको भी कंकैटिनेट कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ, शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो अब ये देखेंगे इन दोनों को, अगरचे ये दो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग नंबर 1 है, स्ट्रिंग नंबर 2 है, अगर मैं उनके दरमियान कॉमा लगा देता हूँ तो ये उनको इस तरह जो है वो शो कर देगा। पहले वाली स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद वो दूसरे वाली स्ट्रिंग को जो है वो प्रिंट कर देगा। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे पास हमने मल्टीपल स्ट्रिंग्स जो है उनको प्रिंट करना होता है, ठीक है, उनको कंबाइन करना होता है। तो ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये आपको एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा आनी चाहिए। ये समझ ले ऐसे ही है जैसे आपने बोल रहे हैं तो कोई ना कोई टेक्स्ट आप बोल रहे हैं, जो भी चीज आप बोल रहे हैं, या यहाँ पे आपको जो चीज नजर आ रही है, कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट के ऊपर भी आपको कोई कंटेंट नजर आ रहा है, तो जो चीजें आपको नजर आ रही होती हैं वो आप टेक्स्ट की फॉर्मेट में आएंगी, ठीक है। तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए कि आप चाहें तो एक से ज्यादा जो है कंटेंट जो है उसके अंदर स्ट्रिंग्स जो है उसके अंदर लगा सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मजीद इसको देख लेते हैं। आपने कोई नंबर जो है उसको प्रिंट करना तो आप इसको ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। अब हम ये करते हैं कि हम नंबर्स को और स्ट्रिंग्स को थोड़ा सा जो है वो कंबाइन करते हैं। हम कहते हैं कि फर्ज करें मैंने ये यहाँ पे लिखा है कि मेरी वेबसाइट जो है उसका जो क्लिक थ्रू रेट है वो 4.2 है, लेकिन 4.2 आज है, हो सकता है सुबह जो है ये चेंज हो जाए। अगर ये चीजें चेंज होती हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हैं। जो मैंने आपको पहले दिन वेरिएबल की जो डेफिनेशन बताई थी, जो चीजें आप वेरिएट कर सकें, आप उसको एक्सटर्नली कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए तरीकाकार क्या है, ये है कि आप कहते हैं कि नहीं, मैं एक CTR का वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको इधर CTR लिख देता हूँ। अब मैं जब एंटर करता हूँ तो अब मेरे पास ये देखें कि ये लिखा आ रहा है माई वेब क्लिक थ्रू वेबसाइट क्लिक थ्रू रेट इज 4.2। तो अब उसने ये वेरिएबल से वैल्यू ली है। अगर मैं फर्ज करें मेरा जो CTR है वो डाउन हो जाता है, तो अब देखें ये ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल को जो है वो उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा। तो इस तरह करके आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने कंटेंट को डायनामिक कर सकते हैं। इससे पहले ये वैल्यूज जो थी यहाँ पे फिक्स थी, अभी हमने उनको डायनामिक कर दिया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मजीद फैंसी करने के लिए जो लास्ट चीज है इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो ये है कि आप एफ स्ट्रिंग यूज कर लें। आप स्ट्रिंग से पहले एफ का जो लेटर है वो ऐड करें, और उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे भी आपने अपना कोई वेरिएबल देना है, वो वेरिएबल की जगह आप जो है वो करली ब्रैकेट्स लगा देंगे, और उसके अंदर आपने वेरिएबल का नाम लिख दें, और ये बाहर वाले को हम डिलीट कर देते हैं। तो एफ स्ट्रिंग का एडवांटेज ये है कि आप अपनी डायनामिक स्ट्रिंग्स जो है उनको मल्टीपल तरीके से जो है वो कंबाइन कर सकते हैं। कैसे? आपने शुरू में सिर्फ एफ लगाना है, और जो जहां पे CTR वगैरह जो वेरिएबल आपने देना था उससे पहले जो है वो आप ब्रैकेट्स लगा दें। अब ये एज ए सिंगल स्ट्रिंग जो है वो काम कर रही है। अब आप एंटर करें इसको, ये देखें अब आपकी जो वेरिएबल्स हैं उनकी डायनामिक वैल्यू को उठा रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ भी और वैल्यू देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो वेरिएबल्स हैं, वैल्यूज हैं, वो चेंज हो रही हैं। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरी वेबसाइट जो है, फर्ज करें मेरी ये वाली वेबसाइट है, इसका हम लाइव डाटा भी लेंगे, लेकिन अभी क्योंकि आप स्टार्ट में है तो मैं इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग आपको नहीं करना चाह रहा। हम इसको आसानी से करेंगे। आप यहाँ पे ब्रैकेट दें और साथ में वेरिएबल का नाम दे दें। अब जब आप एंटर करेंगे तो ये देखें वो कह रहा है माय वेबसाइट, और साथ में उसने वेबसाइट का एड्रेस दिया। ऑटोमेटिकली उसने उसको लिंक बना दिया, क्योंकि उसको पता है ये HTTPS से स्टार्ट हो रही है, क्लिक थ्रू रेट इज, और साथ में उसने क्लिक थ्रू रेट उसका लिख दिया। तो अब नेक्स्ट टाइम फर्ज करें मैं यहाँ पे कोई और वेबसाइट कर देता हूँ, और मेरा जो CTR है वो 1.2 है फर्ज करें, तो अब आप नोट करेंगे ये मैंने सिर्फ वेरिएबल्स का नाम चेंज किया, मैंने स्ट्रिंग्स को चेंज, जो प्रिंट की स्टेटमेंट है, जो आउटपुट है उसको चेंज नहीं किया। तो मेरे पास जो मेरी आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली डायनामिकली चेंज हो गई है। तो इस तरह करके जो है वो आपने एफ स्ट्रिंग्स जो है उनको यूज करना है। इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि आप इसके साथ जो चाहे बना सकते हैं, ये इतनी पावरफुल है, ठीक है। उससे पहले कि हम इसको एक छोटी सी एग्जांपल हम और देखते हैं जो कि प्रैक्टिकल है हमारी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। हम में से हर बंदा जो है
मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा रॉ लेके चलूँ। अगर कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप जो है वो इसको रिकॉर्डिंग को स्लोली करके जो है वो दोबारा देख सकते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे पास, इनफैक्ट मैं इसको आपको एक चीज़ यहाँ से दिखाता हूँ। हम जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पे मैं अपना एक फ़ोल्डर बनाता हूँ माय वेबसाइट का। ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर मैंने एक जो है फाइल बनाई है। ठीक है, या बल्कि यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से जाता हूँ, इधर से इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे माय वेबसाइट, और मैं इसका नाम लिख देता हूँ index.html। इनफैक्ट ये हमने गलती की है यहाँ पे। चलें, तो ये मेरी है index.html। आप में से जिन लोगों को html का पता है, उन जिस html वो लैंग्वेज है जिसके जरिए आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं या लिखते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने नोट किया होगा कि ये टेक्स्ट जो html है वो कुछ इस तरह करके स्टार्ट होती है और इसके अंदर आप अपना जो है वो टेक्स्ट वगैरह जो है वो लिख सकते हैं। मैं अभी सिंपल जो है वो इसको हाली जो है ना, कोशिश मेरी ये है कि मैं इतना ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट ना करूं, आपको सिर्फ एक एग्जांपल की हद तक मैं बताने के लिए बता रहा हूं। हमारे पास एक टैग होता है जिसको हम बोलते हैं बॉडी टैग, और बॉडी टैग के अंदर जो है वो आप अपना टेक्स्ट जो है वो लिखते हैं, दिस इज माय वेबसाइट। ठीक है, अब आपने देखा कि ये आपकी पूरी की पूरी HTML है। मिनिमम HTML की एग्जांपल जो है वो मैंने आपके सामने लिखी है। आप चाहें तो यहाँ पे ऊपर जो है वो अपना टाइटल भी लिख सकते हैं। उन लोगों के साथ माजरत के साथ जिनको HTML नहीं आती, उनको ये है कि HTML इज अ वे यू राइट योर वेबसाइट्स। ठीक है, तो मैं इसका नाम कुछ भी ले सकता हूँ। लेट्स से मेरी ये वेबसाइट का नाम है SEO विंग्स, उसका टाइटल ये है और उसके अंदर जो बॉडी है उसका जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह करके लिखा है। आप चाहें तो आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाएं, मैं आपको यहां से अपनी ही वेबसाइट दिखा देता हूं। आप जाएं, राइट क्लिक करें और उसका जो पेज सोर्स देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये पूरी की पूरी HTML जो है वो लिखी नजर आ रही है। ठीक है, ये आपको पूरी की पूरी HTML लिखी नजर आ रही है। इसी तरह हमने यहाँ पे ये एक छोटी सी HTML लिखी है, फाइल लिखी है। अब जब मैं इसको ओपन करता हूं तो आप ये देखें कि यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आपको लिखा आ रहा है दिस इज माय वेबसाइट। ठीक है, अब आप जब इसको फर्ज करें ओपन करते हैं तो आपको ये यहाँ पे वही कंटेंट नजर आ रहा है जो मैंने वहां पे इधर टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखा है। ठीक है, तो इस तरह करके जो है वो वेबसाइटें तो बनी होती हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, तो इसको थोड़ा सा फैंसी करते हैं। फैंसी करने से मुराद ये है कि हम यहाँ से इसकी जो वाइट स्पेसेस है इनको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने से क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर से वाइड जो है वो खत्म हो जाएगा और आपकी वेबसाइट जो है एक लाइन के अंदर आ जाएगी, पूरा का पूरा टेक्स्ट है। इवन इसको भी आप अगर सेव करेंगे तो आप नोट करेंगे कि आपकी जो वेबसाइट है, सॉरी यहाँ पे नहीं, मुझे दोबारा इसको ओपन करना है। आप देखें आपकी वेबसाइट के ऊपर इटसेल्फ कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका कंटेंट जो है वो हमेशा सेम रहता है। अच्छा, आप लोगों ने अमूमन ये एक जो है ना कॉन्टेंट जो यूज किया होगा HTML को मिनीफाई करना या जावास्क्रिप्ट को मिनीफाई करना। मिनीफाई करने से मुराद यही होती है, एक काफी चीजें होती हैं, उनमें से एक चीज ये भी होती है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो स्पेसेस हैं उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप जब इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे आपकी वेबसाइट के अंदर ये ना ऊपर जो है ना वेबसाइट तक जो है ना सारी स्पेस रिमूव हुई है, बॉडी में नहीं हुई। तो चले हम जो बॉडी जो है इसकी भी स्पेस जो है उसको भी रिमूव कर देते हैं। अब ये एक लाइन पे आ गई है, मैंने इसको सेव किया। अब मैं जब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें आपके पास अब एक लाइन बन गई है। इस एक लाइन को जब आप व्यू करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, अच्छा एक और चीज भी आप ये देखें, ऊपर जो है ये आपकी वेबसाइट का टाइटल भी लिखा नजर आ रहा है। मेरे केस में ये SEO विंग्स लिखा आ रहा है और ये मेरा इसका कंटेंट है। अब हम इसके साथ थोड़ा सा जो है वो मजे का काम करते हैं। इसको आप कॉपी करें, ये जो मेरी HTML मैंने लिखी हुई है, और इसको हम लेके आते हैं अब अपनी पाइथन के अंदर यहाँ पे, और इसके नाम आप रख देते हैं, हम इसका नाम रखते हैं जनरेटर।
और ये आपको हमेशा जो स्ट्रिंग्स होती हैं ये सिंगल कोट्स सॉरी डबल कोट्स के अंदर आपने देनी होती हैं। ये हमने ऑलरेडी देखा था, मतलब ये मैं आपको ऑलरेडी बड़ी डिटेल में जो है वो समझा चुका हूँ। अब जब आप प्रिंट करते हैं जनरेटर को, मैंने सिंपल वो जो टेक्स्ट लिखा था, जो एचटीएमएल का कोड लिखा है, मैंने वो यहाँ पे पेस्ट किया है, ठीक है। और जब आप जनरेटर को टाइप करते हैं तो आप ये नोट करें कि ये उसने आपको जो पूरी की पूरी एचटीएमएल उसकी जनरेट करके दे दी है। ये वैलिड एचटीएमएल है, ये एक किस्म की पूरी पूरा आपका वेब पेज है। लेकिन हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, जो टाइटल है वो मेरी मर्जी का होगा। यहाँ पे मैंने एसईओ विंग्स लिखा है, तो मैं इसका एसईओ विंग्स टाइटल रख देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा जो कंटेंट है वो है दिस इज माय वेबसाइट, ठीक है। और जहां जहां पे अब ये मेरा टाइटल लिखा हुआ था, यहाँ पे मैं आप जो है एफ स्ट्रिंग का जो है टाइटल जो है यहाँ पे वो वेरिएबल दे देता हूँ। इससे पहले शुरू में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एफ। इसका मतलब ये है कि अब ये एफ स्ट्रिंग बन गई है। यहाँ पे मैंने इसका जो है वो टाइटल वेरिएबल लगा दिया, और यहाँ पे मैं कहता हूँ नहीं, यहाँ पे मुझे सारी की सारी जो है वो अपनी जो है वो कंटेंट जो है वो देना है, ठीक है। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपने नोट किया कि आपका वही एग्जीक्यूट हो रहा है जो पहले था। लेकिन अब मजे की बात यह है कि आप अपनी वेबसाइट का टाइटल जो है चेंज कर सकते हैं। दिस इज टाइटल, माय टाइटल, ठीक है। और मेरी वेबसाइट का जो कंटेंट है, आप इसका कोई भी नाम दे देते हैं, टू माय वेबसाइट ऑन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब जब आप इसको जो है इधर से एग्जीक्यूट करते हैं तो आप नोट करेंगे कि अब आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, रैंडमली जनरेट हो रहा है। आपने सिर्फ वेरिएबल्स का नाम चेंज किया है। अब आप इसको कॉपी करें और इधर जाके फर्ज करें आप इसको पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, और अब आप अपने पेज को यहां से रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देखें कि यहाँ पे आपकी पूरी वेबसाइट चेंज हो गई है। पहले यहाँ पे एसईओ विंग्स लिखा आ रहा था, अब लिखा आ रहा है दिस इज माय टाइटल। और यहाँ पे अब आपका जो वेबसाइट का कंटेंट है, पेज का कंटेंट है, वो भी चेंज हो गया। तो आपने देखा कि हमें इस छोटी सी चेंज ने, जो मैंने यहां पे लिखी है, सिर्फ 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने से आपने पूरा का पूरा अपना वेबसाइट जनरेटर बना लिया है, ठीक है। अब वेबसाइट जनरेटर जैसे आप वर्डप्रेस को यूज करती हैं या इस तरह का कोई भी टूल यूज करती हैं, कोई भी वेबसाइट देखती हैं, इट्स नॉट मोर देन दैट। ये उसकी मिनिमम फॉर्म है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे जो मैंने आपको यहां पे बताई है, ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो है ये मैंने पाइथन के साथ ऐसे ही जनरेट की हुई है, ये जो आपको यहां पे नजर आ रही है। और उसके बैक एंड पे बेसिक जो फंक्शन लगे हुए हैं वो इस तरह के फंक्शंस लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ बताने की खातिर कि जब आप काम कर रहे हो तो आप इस तरह छोटी छोटी चीजों के साथ अपना जो कंटेंट है वो बड़ा बना सकते हैं। अब आपने फर्ज करें यहाँ पे कहते नहीं, मैंने लाइनें लगानी थी, मैंने इमेज लोड करना था, मैंने कुछ भी करना था, तो उसका हम HTML इसके अंदर डाल देंगे। वो हम इस कोर्स में नहीं करेंगे। यहाँ पे मेरा बताने का मकसद ये है कि जब वेबसाइट जनरेटर जो होते हैं, जैसे वर्डप्रेस है वो PHP के अंदर बना हुआ है, इसी तरह मैंने आपको पाइथन के जनरेटर और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू के लेक्चर्स में बताए हैं, वो सारे के सारे बैक एंड पे इस तरह काम कर रहे होते हैं। आपका वेरिएबल होगा, आपका HTML होगा, और उसकी बेस पे वो जनरेट कर देगा। इसी तरह अगर आप चाहें तो आपको मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, आप जावास्क्रिप्ट को भी यूज कर सकते हैं, इसी तरह अपना कोड जनरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इवन जो है वो अपना CSS का कोड भी जनरेट कर सकते हैं। आप इवन चाहें तो इसको यूज करते हुए पाइथन का कोड भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यू यूज पाइथन टू जनरेट पाइथन कोड। ये वो चैट जीपीटी वाला पाइथन वाला कोड नहीं है, चैट जीपीटी और तरह काम करती है। यहाँ पे हम उसको बताते हैं कि कैसा कोड जनरेट करना है, ठीक है। वो हम ये चीजें मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ बताने की हद तक कि एफ स्ट्रिंग का एडवांटेज क्या है। हमने एफ स्ट्रिंग के साथ अपना एक HTML का जो पेज है वो जनरेट किया। अब हम एक छोटा सा काम जो है वो मजीद करते हैं वो यह करते हैं कि हमने अभी तक जितना भी काम किया उसमें हमने वेरिएबल्स और जो वैल्यूज थी वो मैन्युअली ऐड की हैं। अगर फर्ज करें हमें डाटा जो है वो इंटरनेट से या कहीं और से डाउनलोड करना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल मेरा जो डाटा है वो किसी लोकल फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ, चले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना ही देता हूँ डाटा का। डाटा के फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, सैम्पल डॉट TXT, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं अभी उसके अंदर जो ना ये 1 2 3 4 और 5 की जो गिनती है ये सिर्फ लिख देता हूँ, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं। अब फर्ज करें हमने ये वाली फाइल जो है इसको ओपन करना है, तो हम कैसे ओपन करेंगे,
ठीक है, फर्ज करें ये आपके वेरिएबल्स थे, तो उसको ओपन करने का तरीका क्या होता है, पाइथन के अंदर एक जो चीज है, हम एक फंक्शन यूज करते हैं ओपन का। आपने ओपन के अंदर बताना कि आपकी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। फाइल क्योंकि एक स्ट्रिंग है, एक पाथ है, तो उसके लिए आपको जो दो हैं आपकी कोट्स जो हैं, ये आपको जो है वो यूज करनी पड़ेंगी, और उसके अंदर जाके आपको ये बताना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ आपके लिए। चलिए इतना ठीक है। तो हमारा जो डाटा है वो डाटा के फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है स्लैश, और उसके अंदर हमारा जो डाटा है वो है सैंपल डॉट टी एक्स टी में। ठीक है, अब यहां पे आप इसका कोई ना कोई जो है आपने हैंडल देना है। हैंडल क्या होता है, जब आप कोई भी चीज जैसे नोटबुक होती है या कोई आप पेपर पकड़ते हैं, तो पेपर को आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इससे पहले कि आप उसको पढ़ें आपको वो उठाना तो पड़ेगा, उसको देखना तो पड़ेगा, अपने सामने लेके आना तो पड़ेगा। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ना उसको ओपन करते हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे ले रहे हैं, अगर हम स्केलीड्रा में इसको देखें, फर्ज करें आपकी ये एक फाइल है, इसको आपने ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्ज करें ये मेरी फाइल है, तो मैं यहां पे ये नाम दे देता हूं। तो फाइल के ऊपर कुछ भी करने से पहले, जैसे आप अपने बैग के अंदर कोई फाइल पड़ी हो, कुछ करने से पहले उसको खोलेंगे ना, नोटबुक है या फाइल है या बुक है, उसको ओपन करेंगे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ओपन करना है इसको। ओपन करने का तरीका क्या है, एक तो पाइथन आपको फंक्शन देता है ओपन करने का, आपने उसके जरिए इसको ओपन करना है। और जब आप अपना, और इसके ऊपर कोई ना कोई डू सम वर्क, कोई ना कोई इसके ऊपर आप काम करेंगे, आपने नोट्स लिखने होंगे, कुछ उसके अंदर से रीड करना होगा, कुछ राइट करना होगा, और उसके बाद आपने क्या करना होगा, उसको क्लोज कर देना है। फाइल ओपन करते हैं, उसके ऊपर कुछ काम करते हैं और फिर उसको क्लोज कर देते हैं। अच्छा, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, उसकी वजह यह है कि आपके पास जब भी कोई डाटा आता है, कोई एक्सेल की फाइल आई है, कोई वर्डप्रेस की फाइल आई है, कोई टेक्स्ट की फाइल आई है, तो वो सबसे पहले आप ओपन करते हैं ना, और उसके ऊपर रीड करते हैं, कुछ उसके ऊपर आपने ऑपरेशंस करने हैं, आप ऑपरेशंस करते हैं, फार्मूले लगाते हैं, अपने ग्राफ जनरेट करते हैं और फिर उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप पाइथन में काम कर रहे होंगे, तो पाइथन में भी ये तीन काम आपने करने हैं। सबसे पहले आपने ओपन करना है, उसके ऊपर कोई काम करना है, फिर उसको क्लोज कर देना है। अब पाइथन के अंदर ये आप करते कैसे हैं, ओपन करने का तरीका कार है वो ये है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ना हमारे पास एक और चीज आती है, आपने उसको ओपन करते हुए ये बताना है कि भाई आप किस मकसद के लिए ओपन कर रहे हैं। तो अगर तो आप आर यूज करेंगे तो आर का मतलब ये है टू रीड। ठीक है, और डब्ल्यू अगर यूज करेंगे तो इसका मतलब है टू राइट। इसके अलावा और भी होते हैं फ्लैग्स, अभी आप सिर्फ ये दो जो है उनको जेन में रखें। अगर मैं यहाँ पे डब्ल्यू लिखता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं पाइथन को बता रहा हूँ कि मैं राइट करने के लिए इसको ओपन कर रहा हूँ, और अगर मैं इसके साथ आर लिखता हूँ तो इसका मतलब है पाइथन को मैं बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ रीड करने के लिए ओपन कर रहा हूँ। बाज दफा ऐसे होता है कि आपको बुक ओपन करते हैं, कोई डाटा फाइल ओपन करते हैं, तो आपने सिर्फ रीड करनी होती है, बाज दफा आपने राइट भी करना होता है उसके अंदर। तो ये आपके टास्क टू टास्क जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम राइट की भी एग्जांपल देखेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग जो है वो हम इसको जो है अभी इसी तरह रखते हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज होती है, जब आप इसको ओपन कर लेते हैं, फर्ज करें हमने इसको ओपन किया है, मैं इसको यहाँ पे रन करता हूं, तो अब देखिए मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। आप चाहें तो आप यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर सकते हैं कि भाई ये ओपन क्या हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि ये कोई टेक्स्ट रैपर जो है वो ओपन हुआ है, उसकी इनकोडिंग जो है वो कुछ इस तरह की है। इनकोडिंग के बारे में हमने पहले लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, इनकोडिंग होती क्या है। ठीक है, इनकोडिंग और डिकोडिंग को बड़ी डिटेल में मैं बता चुका हूँ। वो हिस्टोरिकल इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैंने एग्जांपल दी थी, उसको अगर किसी को नए आए हैं जिनको नहीं पता तो वो उसको दोबारा जाके देख सकते हैं। इनकोडिंग होती है एक चीज, इनकोडिंग का से आपको पता चलता है कि ये फाइल किस तरह रिटर्न हुई हुई है, और आपने इसको ओपन किया आर के साथ, इसका मतलब है ये रीड ओनली मोड में ओपन हुई है, इसके ऊपर कोई चीज लिख नहीं सकते आप सिर्फ इसको रीड करेंगे, और उसका जो लोकेशन है वो यहाँ पे है। अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज हो चलें, आपने इसको ओपन कर लिया, दैट्स मोर देन इनफ, और आपने इसके साथ इसको जो है ना लिखते हैं कि जी मैंने इसको जो है वो रीड करना है। आप जब इसको रीड करेंगे, जब आपने इसको रीड करना है, तो रीड करने के बाद आपने इसको किसी ना किसी फोल्डर वेरिएबल के अंदर सेव करना है।
जैसे हमने इससे पहले किया था, हम कहते थे हमारा जो CTR है उसकी वैल्यू है 4.2, तो CTR हमारा वेरिएबल था, उसके अंदर जो है वो हमने डाटे को सेव किया था, वेरिएबल के अंदर वैल्यू को सेव किया था। वेरिएबल के अंदर क्या चीजें होती है, मैंने आपको 3 चीजें बड़ी डिटेल में बताई हुई हैं। एक वेरिएबल का नाम होता है, इसके बाद उसकी वैल्यू होती है, और उसका जो होता है मेमोरी एड्रेस होता है, कि वो कंप्यूटर में किस जगह पे किस लोकेशन के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, ये 3 चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरह जब आप फाइल को लोड करते हैं, तो फाइल को भी आपने लोड करना है, तो आपने इसको किसी वेरिएबल के अंदर सेव करना है, उसका जो कंटेंट है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं जो पाइथन आपको देता है। हम अभी कोई एक्स्ट्रा पैकेज नहीं यूज कर रहे हैं, हम प्योर पाइथन को जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, कहाँ पे कोई मैसेज लगता आ रहा है मुझे, लेट मी चेक इट। जी अमीरा, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। अमीरा, आपने क्वेश्चन किया है? अगर आपने पूछना है तो पूछ लें, अदरवाइज हम कंटिन्यू करते हैं। चलें, मेरे ख्याल में उनका क्वेश्चन नहीं है, तो हम इसको अभी इसी तरह रखते हैं। अच्छा, तो ये आप वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर वैल्यू देते हैं, और उसके 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, मतलब 3 चीजें एसोसिएटेड होती हैं उसके साथ, नेम, वैल्यू और मेमोरी एड्रेस। हम अभी इसको नहीं करते, हम क्या करते हैं, हमने जो डाटा है उसको रीड किया, डाटे को हमने डाटा के फोल्डर के अंदर जो है वो सेव कर दिया। इसको आप रन कर लें। अगर आपका कोई एरर वगैरह हो, कोई फाइल का प्रॉब्लम हो, फंक्शन का नाम गलत हो, तो आपको यहाँ पे एरर वगैरह जो है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे केस में नहीं आया। अब हम इसको सिंपली डाटा को प्रिंट कर लेते हैं कि भाई हमें बताओ डाटा क्या है इसके अंदर। डाटा को उसने जो लोड किया है, लाइंस को, मैंने इसको कहा कि सारी की सारी लाइंस को जो है वो तुम लोड कर लो। उसने डाटा को लोड किया, डाटा के फोल्डर के अंदर लोड किया। जब मैंने इसको डाटा को प्रिंट कराया तो मुझे पता चला कि इसके अंदर 1 2 3 4 और 5 लिखा हुआ है। ये स्लैश एन को भी आप भूल जाए, मैं अभी जो है ना आपको डिटेल में बताता हूँ कि स्लैश एन होता क्या है। फॉर द टाइम बिंग ये देखें कि उसने वो 5 वैल्यूज जो हमने लिखी थी, उनको जो है वो आपके सामने ला के रख दिया है, खोल दिया है। 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 और 5। और जो स्लैश एन है, इसका मतलब क्या है कि ये न्यू लाइन है। पाइथन के अंदर या मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहां पे आपको पता चलेगा स्लैश एन अगर लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि न्यू लाइन है। और अगर आपका यहाँ पे लिखा हो स्लैश आर लिखा हो, तो इसका मतलब है कैरेज रिटर्न। अब हाल ही इसको रिटर्न कर लेते हैं, एक मिनट। आप उसको जो है वो रिटर्न कर लेते हैं। इसका रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपने जो स्लैश एन का मतलब ये है कि यहाँ पे इसके बाद वो नई लाइन पे आ गया, इसके बाद वो नई लाइन पे आ गया। और स्लैश आर का मतलब ये है कि वो शुरू में आ गया, नई लाइन पे नहीं बल्कि शुरू में आया। तो ये मतलब इस तरह के कोड होते हैं जो पाइथन या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंटरनली यूज करती हैं। आपके केस में अभी आपने ये ज़हन में रखना है कि वो स्लैश एन लिखा आया, इसका मतलब ये है कि ये नई लाइन है। 1 के बाद नई लाइन, 2 के बाद नई लाइन, 3 के बाद फिर नई लाइन, 4 के बाद नई लाइन, और 5 के बाद कोई नई लाइन नहीं है, क्योंकि 5 के ऊपर मैंने इसको खत्म कर दिया। और लास्ट चीज जो यहाँ पे आपने जब भी इसको रीड करना है, अब हुआ क्या है कि हमने फाइल को तो रीड किया हुआ है, लेकिन फाइल को रीड करने के बाद आपने क्लोज नहीं किया। तो अगर आपकी फाइल ओपन रहेगी, उसके अंदर डाटा मजीद उससे रीड होता रहेगा। तो सिक्योरिटी की वजह से भी आपको उसको क्लोज करना पड़ता है। प्लस जो है वो आपको जो है कोई भी काम करें आपने उसको क्लोज करना है। जैसे आपने फाइल ओपन किया, रजिस्टर को ओपन किया, नोटबुक को ओपन किया, उसके ऊपर कुछ ने लिखा है, और उसके बाद आप जब लिख सकते हैं तो उसको बंद करके अपने बैग में रखते हैं, या जो भी लोकेशन होती है वहां पे उसको सेव रखते हैं। तो इसी तरह जब आप पाइथन में काम कर रहे होते हैं, तो आप लिखते हैं, जो हैंडल होता है आपकी फाइल जो आपने ओपन की होती है, उसके साथ मैं इसको अभी डाटे को यहाँ से नीचे ले जाता हूँ, उसके साथ आपने क्या करना होता है, क्लोज। तो 3 पैरामीटर होते हैं, पहले आपने इसको ओपन करना है, उसके ऊपर कोई आपने प्रोसेसिंग करनी है, और उसके बाद आपने उसको क्लोज कर देना है। यही चीज मैंने आपको यहां पे बताई थी, ओपन करना है, डू सम वर्क, और फिर उसके बाद आपने उसको क्लोज कर देना है। ओपन क्लोज। अच्छा, इस ये थोड़ा सा जो है ना, बाज दफा जो है ना, जब आप बड़े डाटा के साथ काम कर रहे होते हैं, या कुछ हमारे टास्क ऐसे होते हैं, तो उनमें ये चीजें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो उनसे बचने के लिए फिर हमारे पास जो होते हैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजर्स होते हैं, मुख्तलिफ और चीजें होती हैं जिनको आप यूज करते हैं। मेरे ख्याल में हमारा जो आज का ये वाला जो अभी सेशन चल रहा है, इसका जो है ना वो एंडिंग टाइम आ रहा है, 8 मिनट है अभी और।
तो हम जो मैं आपको जो है ना नया जो है ना मीटिंग का लिंक भेजूंगा, तो उसके अंदर हम जो है कॉन्टेक्स्ट मैनेजर्स जो है उनको थोड़ी सी ना डिटेल में देखेंगे कि वो काम कैसे करते हैं। लेकिन अभी ये है, आप अभी के लिए ये ज़हन में रखें कि जब आप काम कर रहे हैं, आपने किसी भी तरह का कोई डाटा है उसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद उसको आप इस तरह रीड कर सकते हैं, और रीड करने के बाद उसका जो कंटेंट है उसके ऊपर आप कोई ना कोई प्रोसेसिंग कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं, मतलब क्लोज कर देंगे। अच्छा, अगर मैं यहां पे इसकी आर की बजाय सिर्फ डब्ल्यू कर दूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं यहां पे अब इसको राइट भी कर सकता हूं। फर्ज करें मैं इसको यहां से डाटा को कॉपी करता हूं, एक नया फोल्डर बना नई नए सेल के अंदर ले जाता हूं, और मैं उसको कहता हूं कि नहीं, मेरी जो फाइल है उसका नाम है index.html। लेट्स से मैं एचटीएमएल फाइल राइट कर रहा हूँ, उसका मैंने आर किया, और यहाँ पे मैंने जाके इधर सिर्फ ये लिख दिया एफ डॉट राइट, और राइट के अंदर आपने आपका ये जो डाटा था ये वाला जनरेटर का, इसको हम जो है यहाँ से सेव कर लेते हैं इधर। ठीक है, और उसके बाद आप इसको क्लोज कर देते हैं। अब आप देखें यहाँ पे आपकी एक एचटीएमएल फाइल उसने बना दी है। इसका मतलब ये हुआ, जिस तरह आपने डाटा को रीड किया था, तो ये जो कंटेंट मैंने जनरेट किया था, प्रिंट किया था इसको, अब प्रिंट करने की बजाय मैंने उसको डायरेक्ट एचटीएमएल फाइल में सेव कर दिया। तो मतलब क्या हुआ कि अब हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट का जो पेज है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होकर सेव भी हो रहा है। पहले मैंने मैन्युअली इसको सेव किया था, अब मैं उसको ऑटोमेटिकली सेव कर रहा हूं। अब मैं अगर यहां पे इसको ओपन इन द न्यू ब्राउजर करता हूं, तो ये देखें, आपको ये पूरी की पूरी जो मेरी वेबसाइट है उसका वो सारे का सारा ऑटोमेटिकली कंटेंट जो है वो जनरेट हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह करके जो है वो हम अपनी वेबसाइट्स के जनरेटर जो है उनको लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे पेज सोर्स के अंदर जाऊं, तो ये देखें, ये वही पेज का सोर्स है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था। अब अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे आता हूँ और उसको कहता हूँ कि नहीं, चले हम इसको थोड़ा सा ना मजीद एलेबोरेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, जब हमारा जो है वो नया सेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि ये 5 मिनट में अगर खत्म हो जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम आएगी। एक मिनट। जी, आप खुशबू, आप रीड भी लिख सकती हैं, आप रीड लाइन भी लिख सकती हैं, आप रीड लाइंस भी लिख सकती हैं। मैंने रीड लाइंस इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक तो इजी है और बच्चों को लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी समझ आ जाए, स्टूडेंट्स को। तो इस वजह से हमने यहाँ पे लाइंस जो है उसको लिखा है। आप चाहें तो यहाँ पे एफ डॉट रीड भी कर सकती हैं, आप चाहें तो एफ डॉट रीड लाइन भी कर सकती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास तीन ऑप्शंस हैं बेसिकली जो आप यूज कर सकते हैं। इन तीनों के अपने अपने अलग अलग मतलब है। किसी जगह पे हम रीड लाइंस यूज करते हैं, किसी जगह रीड, और किसी जगह पे हम रीड लाइन, खाली सिंगल एक लाइन को रीड करेंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा हमारे पास एक एफ सीक होता है, और मतलब इस तरह और भी चीज होती है, मैं अभी उस तरफ अभी इसको लेके जा नहीं रहा। तो आपने अभी फॉर द टाइम बिंग जो है आप या एफ रीड लाइंस को यूज कर ले, इसका मतलब यह है कि सारी की सारी लाइंस जो उसके अंदर हैं फाइल के अंदर उनको रीड कर लो, या एफ रीड को यूज कर लें, इसका मतलब यह है कि सारी की सारी फाइल को रीड कर लो। ठीक है, तो वो लाइन बाय लाइन रीड करके पूरी की पूरी लाइंस को रीड करेगा, या जब ये लाइंस को रीड करता है तो फिर आउटपुट आपके पास एज ए अरे आती है। और अगर आप सिर्फ रीड करेंगे, जैसे अगर हम इसको यहां पे करें और उसके बाद आप इसको रन करें, मैं आपको एक मिनट ज़रा पहले लिंक दे लूँ कि इससे पहले कि ये हमारा लिंक बंद हो जाए, और फिर मैं आपको ये रीड का पूरा ऑपरेशन समझाता हूँ।